कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस स्पेशल वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर हम जिसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखिए, ये लगातार कोशिश जारी है। आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, पिछले वीडियोस भी देखे होंगे कि अकाउंटिंग के अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग चैप्टर पे मैंने कोशिश की है कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट की बातें हैं वो आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा भी सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। और इस वीडियो में सेम वही कोशिश मेरी जारी है। और मैं इस वीडियो में जो टॉपिक लेने वाला हूं वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए, ये सिंगल एंट्री सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये क्या होता है और इसकी सिचुएशन कैसे अराइज होती है। देखिए, आप कल्पना कीजिए छोटे बिजनेसमैन के बारे में, क्योंकि अकाउंटिंग में आपने जो सुना है या देखा है, जाना है, पढ़ा है, लिखा है, समझा है, पहचाना है, वो है डबल एंट्री सिस्टम, जिसका आपको विधिवत नॉलेज होना चाहिए कि हर जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं तो दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। फिर जर्नल एंट्री से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए छोटे बिजनेसमैन की, बहुत छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है। फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा है, फॉर एग्जांपल कोई छोटे से जिसकी गली मोहल्ले में किराने की शॉप है, जनरल स्टोर की शॉप है। ऐसे कितने सारे अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, जिसका किसी का टेलरिंग का शॉप है, किसी का छोटा मोटा कुछ और प्राइवेट ट्यूशन वगैरह जो पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए, उनके सामने दो बड़ी समस्या है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने की। सबसे पहली बड़ी समस्या, वो क्यों फॉलो नहीं कर सकते डबल एंट्री सिस्टम को, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको डबल एंट्री सिस्टम आता ही नहीं है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी है डबल एंट्री सिस्टम का आना। अगर वो आपको आता नहीं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे अकाउंट्स बैकग्राउंड के और कॉमर्स बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट रहे हों और उन्होंने कॉमर्स एजुकेशन लिया और पूरा 11th-12th में अकाउंट में सब समझाओ अकाउंटिंग कैसे की जाती है, राइट। ये भी जरूरी नहीं कि उसमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी हो, 11th-12th तक का भी स्कूलिंग की हो। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो जानता ही नहीं आपका अकाउंटिंग, फर्स्ट। सेकेंड, जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन अगर साइंस, बायो, मैथ्स बैकग्राउंड से है तो वो भी नहीं जानता आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो कैसे फॉलो करेगा? कर ही नहीं सकता वो तो। और अगर उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अब आपका कहना ये हो सकता है भाई कि जरूरी थोड़ी सब बिजनेस करने वालों को अकाउंटिंग आता हो तो ही डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, अकाउंटेंट भी तो रख सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। लेकिन अब सेकेंड प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि उनका बिजनेस का स्केल बहुत छोटा है, बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अकाउंटेंट रखना। दिन भर मेहनत करके, दुकान को संभाल के, बिजनेस को संभाल के, ले दे के तो वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। आप सोचिए कहीं अगर वो एक अकाउंटेंट रख लेंगे पढ़ा लिखा, तो जितना कमाया वो अकाउंटेंट को ही दे देंगे। तो फिर कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो अकाउंटेंट को अफोर्ड कर सके। तो जिनको डबल एंट्री सिस्टम आता है, ऐसे अकाउंटेंट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद उनको डबल एंट्री सिस्टम आता नहीं है, तो वो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन अपना प्रॉफिट कैसे जाने, बताइए। और प्रॉफिट जानना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस किसके लिए किया जा रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप बिजनेस किए जा रहे हो और प्रॉफिट को जान भी नहीं रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप हर साल अपना ईयरली प्रॉफिट जरूर जानना चाहोगे कि अल्टीमेटली व्हाट वाज द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, पूरे साल भर में क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, ये तो हमको जानना ही है। तो अब ये बात तय हो गई कि बिजनेसमैन चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अकाउंटिंग जानता हो या नहीं जानता हो, उसको प्रॉफिट तो जान के रहना है। अब प्रॉफिट जानना है, और प्रॉफिट आप जानते हैं कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए तो फिर जर्नल एंट्री, लेजर सब चाहिए, और वो सब चाहिए मतलब वो आना चाहिए। तो वो आता नहीं है, अकाउंटेंट अफोर्ड कर नहीं सकते। तो ये बड़ी समस्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसके कारण ये चैप्टर जो है वो सिलेबस में आया और अस्तित्व में आया, राइट। अब हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालते हैं, और हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि वो सारे छोटे बिजनेसमैन आखिर अपना प्रॉफिट कैसे जानेंगे। ये चैप्टर उसी में डील करता है। देखिए, अब जितने भी ऐसे छोटे बिजनेसमैन हैं वो अगर अपना प्रॉफिट जानना चाह रहे हैं तो उनके पास एक जो मेथड बचता है प्रॉफिट को जानने का, एक क्या हम दो मेथड बोल सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड,
राइट, नाम से तो आपको ऐसा लगेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब ये लोगों के अफेयर्स, ये वैसे वाले अफेयर्स नहीं है, राइट, ये बिजनेस अफेयर्स है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, एक तो मेथड ये हो गया, इससे निकालते हैं। सेकंड मेथड होता है कन्वर्शन मेथड, मतलब कन्वर्शन ऑफ द सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ये दो मेथड होते हैं, कन्वर्शन मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब हम सबसे पहले भी फर्स्ट मेथड पे फोकस कर रहे हैं, जो ज्यादातर एप्लीकेबल है, क्योंकि देखिए कन्वर्शन मेथड में तो हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है उसको हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम घुमा फिरा के आते हैं डबल एंट्री में, राइट। तो ज्यादातर जो एप्लीकेबल है वो फर्स्ट मेथड है, राइट। फर्स्ट मेथड में क्या हो गया आपका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। देखिए ये मेथड, इसको हम नेटवर्थ मेथड भी बोलते हैं और इसको हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, राइट। इसमें प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसमें प्रॉफिट बहुत सिंपल तरीके से निकाला जाता है। हम इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल को कंपेयर करके। कैसे कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट को जाना जा सकता है। आप सोचिए, अगर जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, बहुत ज्यादा अकाउंटिंग को नहीं भी समझता है, लेकिन अगर उसको दो फिगर्स दे दिए जाएं कि भाई जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तब आपकी कैपिटल थी 1 लाख रुपीस, अब ईयर के एंड में आपकी कैपिटल हो गई 1,50,000 रुपीस, राइट। तो क्या सोचेगा, अगर ये दो फिगर से किसी को दे दिए जाए तो क्या वो ये सोच सकता है, कल्पना कर सकता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैपिटल को वो कंपेयर करेगा, भाई जब मैं स्टार्ट किया था बिजनेस को ईयर के बिगनिंग में तो मेरा कैपिटल अगर 1 लाख रुपीस था और एट द एंड आज अगर 1,50,000 हो गया, मतलब कैपिटल बढ़ गया, 50,000 से बढ़ गया कैपिटल। कैसे बढ़ गया? यूं ही तो कैपिटल नहीं बढ़ सकता ना, इसका मतलब आपने बिजनेस में पैसा कमाया होगा, तभी तो आपकी कैपिटल बढ़ी है। क्योंकि प्रॉफिट के कमाने से बढ़ता है कैपिटल और प्रॉफिट के घटाने से या लॉस होने से घटता है कैपिटल। प्रॉफिट के होने से बढ़ता है कैपिटल और लॉस के होने से घटता है कैपिटल। हाँ, ये लाइन सही रहेगी, राइट। तो अगर कैपिटल बढ़ गया इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर मैं भी एग्जांपल को चेंज कर दूं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए से बिजनेस को शुरू किया था ईयर के बिगनिंग में और ईयर के एंड तक पहुंचते पहुंचते उसका कैपिटल हो गया 80,000 रुपीज, कम हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसको 20,000 रुपीज का लॉस हुआ होगा। तो आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल को कंपेयर करके ही बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। हाँ, अब अगर इसमें बीच में उसने कैपिटल कुछ ऐड किया है, लेस किया है, मतलब ड्राइंग्स किया है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा साथ में। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें तो सिंपल सी बात थी। तो देखिए, इसका मतलब हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जिससे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम? फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल, राइट, प्रॉफिट इज इक्वल क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दोनों का डिफरेंस। लेकिन अब इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल और प्लस करना पड़ेगा ड्राइंग इफ देयर इज एनी। अगर साल भर में उसने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और अगर कुछ ड्राइंग्स है तो वो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपको दो चीजों का और एडिशनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर आएगा आप उसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं, राइट। ये बेसिकली कहां से डिराइव्ड हुआ है फॉर्मूला? हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग इज इक्वल होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो हम इसी फॉर्मूले को जोड़ तोड़ के, इधर की चीजों को उधर करके, उधर की चीजों को इधर करके, ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए, बात यहां तक तो हो गई कि प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैपिटल में कंपेयर करके प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल कैसे पता लगाए? जिस इंसान के पास कोई अकाउंटिंग का मेथड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, राइट, वो कैसे पता लगाए कि उसका कैपिटल कितना हो? सो कौन बताएगा आकर के कि आपकी कैपिटल बिगनिंग में इतनी थी, एंड में इतनी थी? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल कैसे निकाली जाती है। देखिए, कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट, जिसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। अब ये कब बनाते हैं तो डिपेंड करता है आपको कैपिटल कब की चाहिए। अगर आपको ईयर के बिगिनिंग की कैपिटल चाहिए तो हम ये बनाते हैं ईयर के बिगिनिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ईयर के बिगिनिंग में, और उसमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट होता है, बेसिकली एक प्रकार की बैलेंस शीट ही है ये। हम बैलेंस शीट ही बनाते हैं, समझ लीजिए, पर नाम देते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब देखिए, यहाँ जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम उसमें सारे एसेट और लायबिलिटी के जो दो साइड होते हैं उसमें एसेट और लायबिलिटीज को लिख लेते हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो
बिल्कुल कर सकते हो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना नेचुरली स्वाभाविक है कि भाई कहां से आ गई एसेट और लायबिलिटीज, जब डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ट्रायल बैलेंस ही नहीं है उसके पास में, तो एसेट लायबिलिटी कहां से आएगी, राइट। एसेट लायबिलिटी को हम लिख देंगे, और आप जानते हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। पूरे एसेट में से माइनस कर दोगे अगर लायबिलिटीज को, तो आ जाएगा कैपिटल। लेकिन एसेट कहां से आएगा और लायबिलिटी कहां से आएगा उस आदमी के पास जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है? आ सकता है। कैसे आ सकता है बता रहा हूं मैं। देखिए, एसेट लायबिलिटीज के जो फिगर्स हैं, जो चीजें भी हम लिखने वाले बैलेंस शीट में, वो एक आदमी अगर डबल एंट्री सिस्टम नहीं भी फॉलो करता है ना, तो भी ये इंफॉर्मेशन तो पक्का मिल ही जाती है बिजनेस में। कैसे मिल जाती है देखिए, आप देखिए बैलेंस शीट में आता क्या है, बिल्डिंग आता है। तो क्या किसी आदमी के पास बिल्डिंग है, ये वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा तो ही उसको मिलेगा, या बिल्डिंग तो दिख ही रही ना सामने। इतना तो मालूम होता है कि बिल्डिंग कितने के रुपए की है, 5 लाख में खरीदा था, 6 लाख में खरीदा था, 10 लाख में खरीदा था, इतना तो हर किसी को मालूम होता है, चाहे वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करे या ना करे। मेन जो मोटा मोटी इंफॉर्मेशन होती है वो तो हर कोई लिख के रखता है ना अपनी कहीं ना कहीं छोटी मोटी डायरी वायरी में। सिस्टमैटिक फॉलो नहीं कर रहा है डबल एंट्री सिस्टम, पर कहीं तो एक आध डायरी तो हर कोई मेंटेन करता है, उसके अंदर छोटी छोटी बातों को लिख के रखता है, राइट। तो देखो, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब तो बड़ी बड़ी चीजें, इनका वैल्यू तो मिल जाएगा, हर बिजनेसमैन के पास मिलेगा। तो ये वहां से आ गई, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डेटर्स। अब देखिए, दुनिया का कोई भी कितना भी अनपढ़ बिजनेसमैन हो, कुछ नहीं आता उसको, लेकिन एक बात लिखना जरूर आता है, याद रखना जरूर आता है कि किस किस आदमी से कितना पैसा लेना है। इसके बिना तो बिजनेस कर ही नहीं सकता, फेल हो जाएगा बिजनेस में। अगर इतना भी नहीं मालूम रहेगा तो लोग उसको बेच खाएंगे, राइट। तो कैसा पान ठेला वाला भी अगर होगा ना, अगर वो अनपढ़ भी होगा, पान ठेला भी चलाता होगा, तो भी उसको ये मालूम है कि मेरे को किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, कहीं तो लिख के रखता ही चाहे वो। तो डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, मतलब जिन लोगों से पैसा लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा किसी भी बिजनेसमैन के पास में, चाहे वो डबल एंट्री फॉलो करे या ना करे, तो ये भी मिल गया। अब आइए स्टॉक के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड में। अब देखिए, स्टॉक की वैल्यू को कहीं बुक्स में लिखा होना थोड़ी जरूरी है। ईयर के एंड में या ईयर के बिगिनिंग में, जब आप बैलेंस शीट जिस दिन बनाना चाह रहे हो, उस दिन आप जो भी स्टॉक रखा हुआ है शोरूम में काउंट कर लो, टोटल कर लो उसका। इसके लिए कोई अकाउंटिंग की जरूरत थोड़ी है, जो स्टॉक है आपके सामने, उसका टोटल लगा लो, इतने रुपए की वैल्यू का स्टॉक है आपके पास में, तो ये भी आपको बिना डबल एंट्री सिस्टम के मिल गया, राइट। अब आते हैं बैंक बैलेंस पर। बैंक बैलेंस के लिए आप जरूरी नहीं कोई अकाउंटिंग मेंटेन करो। बैंक अकाउंट अगर आपका है तो बैंक तो मेंटेन कर ही रही ना आपका अकाउंट, तो वहां से आपको फोन बस लगाना पड़ेगा, या आजकल तो मैसेज से ही मालूम चल जाता है, ऐप से मालूम चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो वो तो बस एक क्लिक करना है आपको मोबाइल पे, मालूम चल गया बैलेंस, राइट। अब आते हैं कैश बैलेंस पर। अब देखिए, दुनिया का कितना भी नासमझ वाला भी आदमी होगा ना, तो भी उसको ये तो मालूम होता है कि मेरे पास कैश कितना है और मैंने कैश को कहां कहां रखा हुआ है, तो सारे कैश को काउंट कर लेगा, तो कैश आ गया उसके पास में कितना है। तो बैलेंस शीट के आप देखिए सारे आइटम जो है एसेट के, वो सब मालूम चल जाएंगे, राइट। और विदाउट फॉलोइंग इवन डबल एंट्री सिस्टम सब मालूम चल जाएगा। सिमिलरली आइए लायबिलिटी पर। लायबिलिटी पे अगर आपने कोई बड़ा बड़ा लोन ले लिया, किसी से बैंक का लोन ले लिया है, किसी फ्रेंड से लोन ले लिया है, तो क्या आपको याद नहीं रहेगा? मालूम रहेगा। आप भूल जाओगे ना तो लोन वाले भूलने नहीं देंगे आपको, राइट। तो ये फिगर भी आपको मालूम चल जाएगा, तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी जिनको पैसा देना है आपको मालूम रखना पड़ेगा, उनकी लिस्ट रखनी पड़ेगी कितना पैसा देना है, क्योंकि अगर आप ये मेंटेन कोई नहीं करेगा तो फिर उसको लोग बेच खाएंगे। जो उसके सप्लायर है आकर के कुछ भी बोल देंगे मेरे को आपसे इतना पैसा लेना है, तो वो थोड़ी मान जाएगा। वो भी तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा लिख के रखेगा ना डायरी में, मेरे को किस किस को कितने कितने पैसे देने, मैंने किससे किससे क्या क्या सामान कब कब खरीदा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी रहती है, हर किसी के पास रहती है, इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। तो क्रेडिटर भी मालूम चल गया। तो देखिए बैलेंस शीट के आपने देखा एक एक करके सारे आइटम मालूम चल जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप जब बनाएंगे, पूरे एसेट्स को लिखेंगे एसेट साइड में, लायबिलिटी को लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, और एसेट का टोटल करेंगे, राइट। उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटी को, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा आपके बिजनेस का, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग के बेसिक्स में पढ़ा है कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल कैपिटल, राइट। तो आपको कैपिटल मालूम चल गया। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर आप ईयर के बिगिनिंग का बनाओगे तो सारी चीजें बिगिनिंग की लोगे, कैश बिगिनिंग का, स्टॉक बिगिनिंग का, डेटर बिगिनिंग का, सब कुछ बिगिनिंग का लोगे, लायबिलिटी बिगिनिंग की। तो जब सब कुछ बिगिनिंग का होगा तो कैपिटल भी क्या आएगा? बिगिनिंग का। सिमिलरली अगर यही सब आप ईयर के एंड का लोगे, स्टॉक एंड का, कैश एंड का, बैंक बैलेंस एंड का, तो
एट द एंड जो कैपिटल आएगी वो भी कौन सी आएगी, ईयर के एंड की आएगी। तो अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर भी बनाएंगे। दोनों बनाएंगे तो दोनों से मालूम चल जाएगा कैपिटल। दोनों कैपिटल मालूम चल गया, कैपिटल को कंपेयर कर देंगे तो आ गया प्रॉफिट। देखिए कितना सिंपल है। इसका मतलब छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है बेचारे, जिनको डबल एंट्री नहीं आता है, जो अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी प्रॉफिट जान सकते हैं। प्रॉफिट को जानना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप उसको वंचित नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो प्रॉफिट वो लोग भी इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम बोल सकते हैं जुगाड़ टेक्निक, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत चलता है जुगाड़ टेक्निक, राइट। तो ऐसे जुगाड़ करके हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट कैसे होगा उनके लिए, विधिवत डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो न करने के बावजूद भी। ऑलराइट, तो देखिए ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम इस सिंगल एंट्री सिस्टम में या फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम कैसे प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं उस बिजनेसमैन के लिए, राइट। ये पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था। मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर भी ले रहा हूं तो आपको छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैं लूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। उसमें सिर्फ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है और कैसे हम बनाते हैं। यहां पर मैंने छोटे से क्वेश्चन खाली आपके एग्जांपल के लिए लिए हैं, बस मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो कैसे कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है। ऑलराइट, तो आप ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे नोट्स का मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, ओपनिंग कैपिटल दिया 60,000, ड्राइंग्स दिया 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर दिया 10,000, क्लोजिंग कैपिटल दिया 90,000। नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आपको कैलकुलेट करना है कि साल भर का प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा, राइट। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला ये देखा था कि प्रॉफिट इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है 90,000 रुपीज, माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो 90,000 है, माइनस कर देंगे 60,000, माइनस कर देंगे 10,000, प्लस कर देंगे 5,000। तो आ जाएगा आपका सिंपल सा फॉर्मूला लगाने से प्रॉफिट इज इक्वल 25,000। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए लिया कि कैसे ये फॉर्मूले को यूज करके वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट। हाउ कैन वी फाइंड आउट प्रॉफिट, राइट, बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला फ्रॉम द कैपिटल। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मोहन मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मोहन है सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपना बुक्स मेंटेन करता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैपिटल आपको दिया 1 अप्रैल 2017 को और 31 मार्च 2018 को। अब इसमें से नाम लिख के नहीं दिया कौन सा ओपनिंग कैपिटल है कौन सा क्लोजिंग कैपिटल है, बट ऑब्वियस है कि आप समझ सकते हैं कि जो 2017 है वो ओपनिंग है, 2018 जो होगा वो क्लोजिंग होगा। ड्राइंग्स आपको दिया 4,800 और कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल दिया हुआ आपको 2,000 रुपीज। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द मोहन। बस आपको निकालना है कि प्रॉफिट कितना होगा। अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल एंड प्लस ड्राइंग। तो ये लगा दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल है 16,900, उसे माइनस कर देंगे हम 15,200 और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज और प्लस कर देंगे ड्राइंग 4,800। तो आ गया आपका प्रॉफिट 4,500 रुपीज प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, भले कम मार्क्स के आते हैं पर आते हैं, राइट। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें तो सिंपली आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल दिया हुआ था, राइट। अब अगर कभी कोई एक कैपिटल ना दिया हो तो हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करना होता है, ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट। देखिए राम प्रसाद keeps his books on single entry system and from then and the particulars applied, the following figures were gathered together on 31st March 2018। ये सारे फिगर्स आपको दिए गए 2018 को 31st मार्च को। क्या क्या है उसके, बुक डेप्थ है 10,000, कैश इन हैंड 510, स्टॉक इन ट्रेड था 6,000, फर्नीचर था 1,200, ट्रेड क्रेडिटर 4,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। राम प्रसाद states that he started business on 1st April with cash of ₹6,000 paid into bank and stock valued at ₹4,000। राम प्रसाद जी आपको बता रहे हैं कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो 6,000 कैश को बैंक में जमा करा दिया था और 4,000 का स्टॉक भी वो घर से लेकर के आए थे। During the year he estimated his drawing to be ₹2,400। उसका साल भर का ड्राइंग 2,400 था। You are required to prepare the statement showing the profits for the year। आपको बताना है कि स्टेटमेंट बना करके प्रॉफिट निकालने के लिए आफ्टर राइटिंग ऑफ
10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप गौर फरमाएंगे तो थर्ड लाइन में ये मेंशन कर दिया गया है कि जब बिजनेस को उसने स्टार्ट किया तो क्या लगाया था, 6000 का कैश जो बैंक में जमा किया और 4000 का स्टॉक। इसका मतलब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का फिगर है वो हो जाएगा 10,000 रुपीज। 6000 रुपए जमा किया उसने बैंक में और 4000 का स्टॉक लगाया, तो टोटल वो कितना रुपए घर से लेकर के आया स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। चलिए अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया इस क्वेश्चन में, राइट, तो क्लोजिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मींस ऑन 31 मार्च 2018 को हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, देखिए सारी एसेट और लायबिलिटीज आपको दी हुई है, लिखते जाइए। एसेट साइड में लिखिए, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या दिया हुआ है, बुक डेप्ट दिया 10,000 लिख लीजिए, कैश दिया है 510 लिख लीजिए, स्टॉक इन ट्रेड दिया 6000 लिख लीजिए, फर्नीचर दिया 1200, लेकिन नीचे लिखा गया है कि 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो हम फर्नीचर लिखेंगे 1200 रुपीज, माइनस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन 120 रुपीज, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1080 रुपीज। इसके बाद क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 4000 रुपीज, वो लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स कहां पर लिखेंगे, लायबिलिटी में आएगा ये, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे लायबिलिटी साइड में 1000 रुपीज, राइट। और इसके बाद बस और कुछ भी नहीं आएगा, सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज हो गई। तो ये एसेट्स का हम पूरा टोटल करेंगे और एसेट का टोटल करने के बाद हम टोटल करेंगे लायबिलिटीज का और उसको माइनस कर देंगे, एसेट माइनस हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। तो फिर आप ये देखेंगे कि जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 12,590 रुपीज, 12,590 रुपीज आ रहा है। एसेट को माइनस करेंगे, आपको लायबिलिटी को माइनस कर देंगे एसेट से, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो होगा ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल, सेम फॉर्मूला हमारा, प्रॉफिट इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। अब देखिए एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, अच्छी बात है ना दे। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 12,590, माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल कितना 10,000, प्लस कर देंगे ड्राइंग्स 2400। आप ये सब करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पूरे साल भर का 4,990 रुपीज, ये आ गया आपका प्रॉफिट, राइट। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में भी कि कैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, एसेट्स लिखा, लायबिलिटी लिखा, दोनों को लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या हो गया हमारा कैपिटल, और ये जो कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर हमने लिया उस कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर कर दिया बस, और कंपैरिजन करने से प्रॉफिट निकल गया। लगभग सारे क्वेश्चन में हम ऐसा ही करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की होगी ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, कैसे कैपिटल को निकाल के कंपेयर करते हैं, राइट। मैंने अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर, अलग अलग चैप्टर के ऊपर, अलग अलग सिलेबस के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप उनको जरूर देखिएगा, राइट। थैंक यू।